नमस्कार साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम। और आज की शाम शहीदों के नाम हमने कहा था आपसे कि रेजांगला के बारे में आपसे बात करेंगे, रेजांगला युद्ध के बारे में बात करेंगे। रेजांगला एक ऐसी लड़ाई इतिहास का, विश्व इतिहास का, ऐसी लड़ाई का एग्जाम्पल और अन्य नहीं मिलता है। इस लड़ाई का कंपेयर हम उस लड़ाई से कर सकते हैं, स्पार्टन 300 आपने फिल्म देखा होगा, और वो सच्ची घटना पर आधारित है कि 300 सैनिकों ने मिलकर एक बड़ी सी सेना को हराया जिसकी कल्पना लोग नहीं किए थे। तो यही रेजांगला की जो हमारी लड़ाई है, ये बिल्कुल उसी के एग्जाम्पल पे है कि 124 सैनिकों ने मिलकर 1500 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को किस तरह से मारा। फिर भी मैं समझता हूँ कि जो स्पार्टन की लड़ाई थी उनसे ज़्यादा ये बहादुरी से लड़े। स्पार्टन और उनके विरोधियों के बीच में जो लड़ाई थी उसमें दोनों के बीच में हथियार जो थे वो बराबर मात्रा में थे, तमाम साजो सज्जा बराबर मात्रा में था। लेकिन ये हमारे 124 सैनिक और चीन के 3000 सैनिक का जो डिफरेंट था वो सिर्फ सैनिकों का डिफरेंट नहीं था, वो डिफरेंट था वातावरण का, वो डिफरेंट था अत्याधुनिक हथियारों का। और भारत को क्या मिला था? छोटे से एक ग्रेनेड बारूद और दूसरा .333 राइफल, जो कि आज के डेट में तो अनयूजुअल है वो। और इसके बल पर ही हमारे सैनिकों ने जो लड़ाई लड़ा वो अपने आप में विचित्र और ऐतिहासिक है, और हम उस इतिहास को जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। आज से 5-6 साल पहले इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं था। कहीं कहीं किसी को लिख दो कि रेजांगला, तो उनके लिए ये अचरज वाली बात रहती थी, अरे रेजांगला क्या है भाई? रेजांगला में आपको सुनने की मिलेगा अहिरधाम। रेजांगला के पोस्ट को ही अहिरधाम का नाम दिया गया। इससे भी लोगों को अचरज कि अरे अहिरधाम क्या है भाई, ये अहिर का कौन सा धाम हो गया जो लड़ाई के लिए है। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे इस बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि खूबसूरत माहौल है, यहाँ से हम लोग मिलेंगे। देखिए, आपको वो चित्र दिखाने का प्रयास है हमारा, और देखेंगे आप बगल में झोपड़ी नुमा माहौल है जहाँ पे अपना रहना ठिकाना तो नहीं है। मैं यहाँ से जल्दी ही जाऊँगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं पूरा वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा जून के महीने में बसंती बहार जो है आपके सामने प्रकट हो गया है। तो मैं जब सुबह यहाँ आया था, एक बड़ी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज थी, तो उसमें मुझे कुछ बोलना भी था, तो वहाँ भी हमने बात रखा। लेकिन अभी वो चल ही रहा था, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम 4 बजे हाजिर हो जाएंगे, तो हम आ गए आपके सामने, और मुझे ये लोकेशन अच्छा लगा था, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और अपनी बात को जल्दी से जल्दी समाप्त करूँगा। ये 1962 की लड़ाई है। 1962 की लड़ाई कुमाऊं बटालियन की 124 सैनिकों का लड़ाई है, और जो लड़ाई लड़े वो अपने आप में एक इतिहास है। वो है चुशुल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए, हवाई पट्टी जो थी उसकी रक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने जो लड़ाई लड़ी, अपने आप में विचित्र और ऐतिहासिक है। वो एक ऐसी लड़ाई थी जहाँ पे -40 डिग्री टेम्परेचर था, -40 डिग्री, और तमाम जो लड़ाके थे वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव के रहने वाले थे, और उनके पास ये -40 डिग्री में रहने का कोई तजुर्बा नहीं था। वो शुष्क प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, और उनको एकाएक इस तरह के मोर्चा पे उनको जाना पड़ा। और 18 नवंबर, ये घटना जो है 18 नवंबर का, उत्तरी ध्रुव में उस टाइम सोच सकते हैं कितनी ठंड पड़ती है, -40 डिग्री टेम्परेचर, और इनके पास ना ढंग के कपड़े थे, ना जूते थे, ना इनके पास जर्सियाँ थी, ठीक है। और इनके दिया क्या गया था एक हल्के पतले पतलून कोट टाइप का। मेजर शैतान सिंह इस मोर्चे का जो है नेतृत्व कर रहे थे, मेजर शैतान सिंह भाटी। वहां पे उस दिन ऐसा था कि उस दिन कुछ ज्यादा ही बर्फ पड़ने लगा, और स्थिति जो है बिल्कुल विचित्र हो गई। और एक सैनिक जो है बगल में आकर खबर देता है कि कुछ लोगों ने हम लोगों पे आक्रमण कर दिया है। एक व्यक्ति जो जिनसे मतलब मैं 3 बार मिलते मिलते रह गया, उनका नाम है, ऑनरी कैप्टन से हैं, सूबेदार रामचंद्र यादव, जो आजकल रेवाड़ी में रहते हैं।
वो इस घटना का जीवंत 124 लोगों में से ये बचे हुए लोग हैं। वो अपनी घटना को कई एक जगह उन्होंने बताया है। हम लोग जब रेवाड़ी गए थे तो मैं स्पेशली उनसे मिलने गया था, और 3 बार ऐसा हुआ कि उनके बगल में जाकर भी मतलब हम लोग मिल नहीं पाए। ये बहुत गजब बात था हमारे लिए, और दुख भी आता था। वो बताते हैं जो पूरे घटना का विवरण, शुरू शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चला कि अरे 124 में से 114 लोग मारे गए। लोगों का अंदेशा ये हुआ कि ये जो लड़ाई लड़े हैं कहीं भाग तो नहीं गए यहाँ से, ये कौन है जो ऐसे ही मर गया, बिना लड़े हुए मार गया। लेकिन जब रामचंद्र यादव जब मिलते हैं तो पूरी घटना का वृतांत बताते हैं। मैं एक एक शब्द उनके ही शब्दों में आपको बता रहा हूँ, रामचंद्र यादव जी के ही शब्दों में, जो बीबीसी को उन्होंने रिपोर्ट किया था उनके ही शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जैसे ही चीनी सैनिक जो है हमारे रेंज में आए तो उन लोगों ने हम लोगों ने क्या किया, एक लंबा सा फायर किया। उसमें से 4-5 चीनी सैनिक तो उसी टाइम मर गए। फिर उसके बाद अपने लाइट मशीन गन जो हमारे सैनिकों को मिला था, एलएमजी जो बंदूक होती है वो मिला था, उससे मतलब कि लाइट मशीन गन की जब आवाज आई तो मेजर साहब लोगों को बुला लिए, और मेजर साहब ने कहा कि देखिए हम लोगों का जो पूरे जीवन में इंतजार रहा है कि हम कैसी लड़ाई लड़ेंगे, वो दौर जो है अभी वर्तमान समय जो हमारे पास आ गया है और हम लोगों को लड़ना है। अब तुम लोग बताओ कि क्या करेंगे हम लोग। अब वो लोग बहुत भारी संख्या में है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो एक मैं बार बार बोलता हूं और मैं बार बार इस चीज को कोटेट करता हूं अपने फेसबुक लेखों में कि जब हार निश्चित हो तो भी लड़कर जीतने का प्रयास करना चाहिए। हार जब निश्चित हो आपकी तब भी लड़कर जीतने का प्रयास करना चाहिए। और वे लोग इसी मंत्र को मेजर शैतान सिंह भाटी जो अपने सैनिकों को ये मंत्र देते हैं, और ऊपर से कैप्टन कॉल और एक कोई रैना साहब थे जो बड़े अफसर थे, उनका ये ऑर्डर रहता है कि भाई वापस आ जाओ। लेकिन ये सैनिक जो बड़े मतलब अफसर हैं उनके आदेश की अवहेलना करते हुए, जनरली सेना में ये देखा जाता है कि आदेश को लोग अवहेलना नहीं करता है, डिसिप्लिन मतलब कि अफसर का बात मानना है तो मानना है, लेकिन ये डिसिप्लिन को तोड़ते हैं मेजर शैतान सिंह और अपने सैनिकों का आदेश देते हैं कि नहीं आप पीछे नहीं हटना है। और सैनिक भी बोलते हैं कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता है, अब लड़ना है तो लड़ना है। और वो जो लड़ते हैं वो अपने आप में एक नया इतिहास बन जाता है। तो 7 पलटन के एक जमादार हैं सूरज रामा, वो अपने कंपनी कमांडर को इत्तला दी कि चीन के करीब जो है 400 सैनिक जो है उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा विवरण मैं रामचंद्र जी की बातों को ही आपके सामने बता रहा हूं जो जनरली कभी अभी तक लिखा नहीं गया है। और मजे की बात कि मैं सुबह जब सर्च कर रहा था रेजांगला के बारे में तो उस पर तमाम लेख वहीं मिले जो मतलब पर्सनली हमने डाल रखा था। रावजीत सिंह जी हैं, उनसे सुन के उनसे पढ़ के कुछ वो भी लिखते थे। ये सब चीज़ें हमने ब्लॉग में जो सजाया और हमने लिखा पर्सनली, वही चीज़ हमें मिला। एक अखिल भाई हैं गोरखपुर से, उनका भी एक आध लेख मिला मुझे। तो स्थिति ये है, मतलब इतने बड़े लड़ाई को आज तक भारत के किसी भी साहित्यकार ने जरूरी नहीं समझा था लिखने के लिए। मुझे ताजुब होता है कि अगर हम लोग 2-4 लोग नहीं लिखते तो इसको तो कोई जानता ही नहीं। आज से 2 साल पहले जी न्यूज और आज तक वाले एक रिपोर्ट बताते हैं। आज तक वाला मुझे याद है 3 साल पहले उन्होंने रिपोर्ट किया था, कबीर बेदी उसके एंकर थे, उसमें वो इस चीज का जिक्र करते हैं और पूरी घटना के दौरान एक बार अहिर शब्द का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि क्या बहादुरी से उसने लड़ा। तो खैर इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, हम कितना चीज का विवेचना करें, लोग पता नहीं क्या क्या आरोप लगा देते हैं, लेकिन जब इतिहास आपका है तो उसका बात करना भी आपका फर्ज बनता है। तो शैतान सिंह बाहर निकलते हैं इस घटना के बाद, जब 300 सैनिक आते हैं उधर से, तो जो रामा सिंह जो है वो कहते हैं कि इतने लोग हम तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेजर शैतान सिंह आह्वान करते हैं कि अब कोई बाहर मत जाइए, कोई भरोसा नहीं है कि जो चीनी जो है कब यहाँ पर आ जाए। तो आगे बताते हैं वो कि हमारे सारे जवान जो है सुरक्षित है। रामा सिंह खबर देते हैं अपने पलटन को कि हमारे सारे जवान जो है सुरक्षित है, किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी है उनको। और जब यहाँ पे एक विचित्र चीज होती है कि जब शुरू में 3 सैनिक जो मार दिए जाते हैं, 4-5 सैनिक जो एक मोटार छोड़ने के दौरान मार दिए जाते हैं, तो उससे चीनी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद मतलब एक ऐसी विचित्र चीजें सामने आती है कि पूरा एक बार सैनिक आया और ढट एक ही बार गोली बंदूक से ऐसे छाड़ दी जैसे लगता है कि मतलब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ निहत्था, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचता है यहाँ। लेकिन इसके बाद ये बहादुर सैनिक जो है उठ खड़े होते हैं और लड़ाई जो लड़ते हैं इस तरह से लड़ते हैं कि सुबह जो एक गरेड़िया जो आया था वो बताता है कि जो लोग पड़े हुए थे उसमें मतलब कि उनके बंदूक में जो आगे वो तलवार टाइप का जो लगा होता है चाकू बड़ा सा,
वो उस पे खून लगा हुआ था। इससे पता ही चलता है कि वो गोली खत्म इन लोगों की हो गई थी। और देखिए मैं बोल रहा हूँ और बोलने के दौरान जैसे लगता है कि सिहरन हो गया है। गोली खत्म हो गया था इन लोगों का और उससे चाकू से भोंक भोंक के चीनी सैनिकों को मारते हैं। आप एक आंकड़ा समझ सकते हैं, 124 बनाम 1500 लोग। सोचिए क्या विचित्र स्थिति रही होगी। और यहाँ कुछ नहीं है, न ड्रेस है, न जूता है, न कुछ है। और गोली बंदूक भी बिल्कुल पुराने जमाने के। और चीन उसी टाइम अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। उनके पास उस मौसम में काम करने का अनुभव, उनके जूते, उनके बहुत सारे ग्रेनेड और बहुत सारे बम बारूद और टैंक से, उस टाइम भी वो टैंक से हमला कर देते हैं। हमारे पास इस तरह की कोई चीजें नहीं थी। भारत रामचंद्र जी आगे बताते हैं कि भारतीय जवानों के पास .303 राइफल थी जो सिंगल लोड था। एक बार बंदूक छोड़ा और फिर से उसको लोड करना पड़ता था। और इस सोचिए कि इतनी ठंड में जब हमारे सेना की लोग जो थे कुमाऊं बटालियन के सैनिक, उनका उंगली तक जम गया था। सोचिए कितना दिक्कत होता होगा। एक गोली छोड़ा फिर से उसको लोड किया। तो 15 मिनट के अंदर जो है चीनी सैनिकों ने भारतीय बंकरों में बर्बादी फैला दी। और रामचंद्र बताते हैं कि जवानों के शरीर जो है, अंग जो है कट के इधर उधर जा गिरे। मगर इसके बाद भी मेजर शैतान सिंह जो है अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। और हथियार से लदे याक और घोड़े जो चले आ रहे हैं उस पे मतलब कि देखते हैं कि तब आगे चीनियों का जो है तीसरा हमला शुरू होता है और एक एक करके सैनिकों को हमारे जो है वो मारना शुरू कर देता है। रामचंद्र जी यहाँ पे बहुत ही मतलब कि आपको रोने वाली चीज़ों बताते हैं कि मेजर शैतान सिंह जो है घायल अवस्था में कभी इस पलटन के, कभी इधर 4 लोगों के पास तो कभी उस 4 लोगों के पास, कभी उस 4 लोगों के पास दौड़ दौड़ के जाते हैं। मेजर रामचंद्र जी बताते हैं कि वो चलने की स्थिति में नहीं थे। उनका मतलब कि जब मैं जाकर चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी आंतों में आंत को बांधे हुए हैं और वहाँ पे बिल्कुल मतलब कि शून्यता की अवस्था आ गई थी, फिर भी वो चल रहे थे। और रामचंद्र जी रोते हुए इस चीज को बताते हैं कि अगर उनका जो बंधा हुआ पेट था एक कपड़े से, अगर कपड़े को खोल देते तो आंत बाहर आ जाती। आप कल्पना कीजिए कि मतलब कि वो कपड़ा खोल भी नहीं सकता व्यक्ति, मतलब इतना घायल अवस्था में कि आंत तक बाहर आ जाती। हम सोचिए कि मतलब कि किस तरह के वो माहौल रहा होगा और क्या, और उसके बाद भी उन लोगों ने लड़ा। फिर मेजर शैतान सिंह जो है वो बेहोश हो जाते हैं और उन्हें टूटती सांसों से रामचंद्र जी को बताते हैं कि तुम बटालियन में जाओ और सबको बताओ कि कंपनी इस तरह से लड़ी है, मैं यही मरना चाहता हूँ। और ठीक 8:15 बजे जो सुबह है वो मेजर साहब के प्राण जो है छूट जाता है। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो भारतीय इतिहास में मतलब कि एक ऐसा चीज़ है जो भारतीय इतिहास ही नहीं विश्व इतिहास में बहुत विशेष चीज़ बोल सकते हैं हम, जो अभी तक बताए नहीं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ को बताएं। ये विश्व इतिहास का एकमात्र ऐसा लड़ाई है जिसमें एक साथ 14 लोगों को वीरता के पदक मिले, जिसमें मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र और बाकी अन्य लोगों को वीरता चक्र, और इसमें से एक पंजाब के हैं जो जाट जाति से ताल्लुक रखते हैं उनको वीरता चक्र, और बाकी और अन्य लोग जो मरे थे 114 में से 124 में से 10 बच गए थे और 114 मरे थे। 114 में से 3 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है वो महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के यादव कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कुमाऊं बटालियन के लोग थे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि विश्व इतिहास में जैसे आज हम देख रहे हैं कि चीनी सैनिक अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है कि आया भाई, और बहुत अभी तो पता ही नहीं चल रहा है किस तरह से हमारे यहाँ मतलब हमारे सैनिकों को मार दिए हैं। वो कहा जाता है कि फायर करने का कोई इस तरह से प्रावधान नहीं था, फिर भी मतलब कि लड़ाइयाँ चली और मार दिए गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि चीनी जो है बर्बरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वो लड़ाई ऐसी लड़ाई थी कि हमारे सैनिकों को 114 जो शहीद सैनिक हुए हमारे, उसको भारतीय तिरंगा में लपेट के चीनी सैनिकों ने और चीनी सरकार ने वहां से खबर करता है रेडियो पिकिंग से कि आपके सैनिक जो हैं बहुत बहादुरी से लड़े हैं और इनको मैं सैनिक होने के नाते सम्मान देना चाहता हूं, और तिरंगा में लपेट के वो भारतीय सैनिकों को वहां से यहाँ भेजते हैं अपने देश में, हम मतलब हमारे देश में। और रेजांगला का जो रेजांगला पोस्ट है
चुचुल घाटी का, उसका नाम अहिर धाम भी रखा जाता है। सोचिए कि मतलब एक ऐसा कितना विचित्र इतिहास है और इसको कहीं मतलब बताया नहीं जाता है, कहीं लिखा नहीं जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये नवभारत टाइम्स और फिर उसके बाद मैंने डीबीएन देखा और 3-4 गूगल पे मैंने सर्च किया तो ये 3-4 जगह ही मिल पाता है और 3-4 जगह भी वही लेख जो हम लोगों ने प्रयोग किया है, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। दुख इस बात की है कि जो पूरे विश्व में इतनी बड़ी लड़ाई आज तक लड़ी नहीं गई, उसके बारे में भी लोग इतनी अच्छे तरीके से क्यों नहीं बताते हैं। मैं बार बार याद दिलाता हूं आप लोगों को कि इतिहास भी स्प्लिट करता है बहुत सारे चीजों का। अरे कोई ऐसा चीज हो जिसमें मतलब जरूरी नहीं हो बताना तो नहीं बता, ये तो देश का मसला था ना। क्या ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई है? क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि अपन छोटे बच्चों को ये बताएं? तो कहीं लिखे नहीं, कोई पढ़े नहीं। हम लोग तो लिखने पढ़ने वाले ही नहीं थे, जब लिखना पढ़ना सीखा तो इन चीजों को बताया। बाकी लोग तो न जाने कहां कहां से इतिहास क्या क्या लिख रखे हैं। ये जांगला की लड़ाई के बारे में बताने लिखने में लोगों को क्या जाता था, क्या दिक्कत आती थी? हम इस गैप को समझ सकते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं जिसको कहना चाहिए हमें, तो पता नहीं क्या क्या लोग करार दे देते हैं। तो सिर्फ शहीद के नाम पे इमोशनल नहीं होना है, वो बताना भी है कि एक विशेष लड़ाई लड़ी गई है, उसको अपने बच्चों को, अपनों को बताइए कि ये हमारे ऐसे सैनिक थे और इसको सम्मान हमारे विरोधियों ने भी दिया। विरोधियों ने तो दे दिया, देश के लोग नहीं दिए। ये शहीदों का अपमान ही तो है कि हम उनके बारे में बताते नहीं हैं। लोगों को बताते हैं तब जब 2-4-10 लोग जो हैं हम लोग जैसा इस तरह के लिखने के लिए आते हैं, तब ये बहुत दुखद है हम लोगों के लिए। लास्ट में रामचंद्र जी बताते हैं कि अगर ये चार्ली कंपनी नहीं होती, अगर ये चार्ली कंपनी शहीद नहीं हुई होती तो आपका लेह लद्दाख कारगिल जम्मू कश्मीर खतरे में पड़ जाते। इन्होंने मोर्चा को रोक लिया और जो कि कैप्टन कौल साहब भाग खड़े हुए थे और बताए थे कि नहीं वापस आ जाओ, लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। तो जो प्रोटोकॉल तोड़ता है ना वो महान बनता है। अभी सफाई अभियान में नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ के कुदारी लेकर काम करने लगते हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ पे महान बन जाते हैं। प्रोटोकॉल तोड़ के लालू यादव लोगों के साथ चवेना का चना खाने लगते हैं, लालू यादव महान बन जाते हैं। प्रोटोकॉल तोड़िए, प्रोटोकॉल बड़ी चीज नहीं होती है। प्रोटोकॉल मुलायम सिंह ने तोड़ा, मुलायम सिंह महान बन गए। प्रोटोकॉल ममता बनर्जी ने तोड़ा, सिंगुर में महान बन गई। प्रोटोकॉल तोड़ने वाले लोग विश्वास हो जाते हैं। जब अस्तित्व पे खतरा हो तो प्रोटोकॉल तोड़िए। ये मत देखिए कि नियम क्या है और हम प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि क्या है। नहीं, प्रोटोकॉल तोड़ने वाले गाड़ी से उतरते नहीं है। समाजवाद की ये दशा हो गई है। बहुत सारे लोग लोहिया ट्रस्ट से लेकर और तमाम 10 नंबर पे यहाँ पे बोलते रहते हैं, ये प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं जानते हैं। ये बहुत सारे साग सब्जी और 3rd AC 4th AC और 2nd AC में बैठ के यहाँ से ये सोचते हैं कि हमारा समाज संचालित हो जाएगा। प्रोटोकॉल तोड़िए। हमारे सैनिकों ने प्रोटोकॉल तोड़ा, वो इतिहास बन गई। वरना देश जो है एक कारगिल और लेह लद्दाख जो है यहाँ की स्थिति खराब होती और हम यहाँ पे चीन के कब्जे में होते हैं। आज जो चीन अक्साई की लड़ाई लड़ रहे हैं, पता नहीं चलता कि उस टाइम कौन कौन से कब्जे में आ जाते हैं। यहाँ पे और एक चीज मैं नोटिस करता हूँ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक 1962 की लड़ाई के बाद दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में लता मंगेशकर जी भी आती हैं गाना गाने के लिए। और कभी संदीप प्रदीप का एक बहुत ही फेमस गाना आप तमाम लोगों ने सुना होगा, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उस गाने के बोल में आंगला एक बोल है, था सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये लड़ाई 1962 के लिए ये गाया गया है और रेजांगला की लड़ाई के मतलब कि हम उनकी शहादत को याद करते हुए गाए हैं। गाने के बोल है, था सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी तो सही है, लेकिन था सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये पूरी तरह से सही नहीं है। वहां पे लड़ने वाले ना कोई सिख था, ना जाट था, ना कोई मराठा था। वहां पे लड़ने वाले कुमाऊं बटालियन के अहिर थे। हम लोग बार बार अहिर रेजिमेंट का नाम लेते हैं। सोचिए कि अगर उस टाइम अहिर रेजिमेंट का नाम होता तो क्या ये गानों में नहीं गाए जाते हैं? तो समाज की तकलीफ है। आप कहेंगे कि देखो शहीद का नाम लेते हुए जाति का नाम ले रहा है, तो हम जाति के नाम इसलिए ले रहे हैं और शहीद का नाम लेते हुए जाति का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने आज तक लिया नहीं, और लिया नहीं तो समाज ने जाना नहीं, पूरा देश जाना ही नहीं। और मैं एक दावे से कहता हूं कि आपने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको लगता है कि इतना बड़ा कौम जो है इतनी बड़ी शहादत दी और किसी के तो बस में था नहीं। तो तकलीफ होती है। जब आप नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे। और जाति सच्चाई है, जब तक जाति है उस पर गर्व करने की चीज भी बनी रहेगी और जाति जाएगी नहीं। जो आप कहते हैं कि मैं जाति को नहीं मानते हैं, फिर भी आपका एक जाति है, तो आपको ये बताना चाहिए था। आप बता दिए होते तो हमें आज बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तकलीफ की चीजें हैं। तो वही रेजिमेंट की लड़ाई लड़ी जा रही है। भारत सरकार कहता है कि 1947 के बाद कोई जाति और क्षेत्र आधारित जो है रेजिमेंट, मैं फिर से अपने जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनको याद दिला देता हूँ। मैं 2 मिनट और बोलूंगा। इसके पीछे के जो 4-5 मिनट है उसको अब ध्यान से सुनिएगा। उसमें ऐसा कुछ लगे तो मुझे कोट कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसको सुनना चाहिए। भारत सरकार का कहना यह है कि 1947 के बाद जाति आधारित और क्षेत्र आधारित जो है रेजिमेंट नहीं बना है। ठीक है बाबा, लेकिन जो पूर्व में रेजिमेंट बने हैं वो क्या किसी अंग्रेज के नाम पर है? नहीं है ना। क्या वो किसी कुआं का कल के नाम पर है? क्या किसी पेड़ पौधे के नाम पर है? नहीं है ना। वो जाति के आधार पर थे। तो फिर जो जिस वर्ग का सैनिक जो है इतना लड़ा और मतलब इस तरह शहादत दी, क्या उनको ये भी छोटा सा अधिकार नहीं मिलता है कि उनके नाम पे रेजिमेंट बना दें? रेजिमेंट का अपने लाभ हानि गुना गणित है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सम्मान में क्या जाता है? क्या घट जाएगा? कुछ नहीं जाता है ऐसा। तो बहुत सारी बातें हैं और आप लिखिए, लोगों को बताइए, सुनाइए। बहुत सारा चीज लिखा है, गूगल में जाकर टाइप किए रेजांगला टाइप करेंगे तो आपको 2-4 ब्लॉग मिलेंगे जिसमें हम लोग लिखे हुए हैं। उसको जाकर पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए। ये बहादुरी चीजें हमें विशेष करती है और याद दिलाती है। आज जो स्थिति है इस स्थिति से हम पार पाएंगे। इन चीजों को अगर हम लोग डेवलप करेंगे अपने माइंड में, अपने लोगों के बीच में। बाकी और भी चीजें बात होती रहेगी। उधर मीटिंग भी चल रहा है, मुझे वहां ज्यादा जाना जरूरी है। इसके सेकंड पार्ट में मैं जल्दी आऊंगा टाइम लेकर। आप लोगों का धन्यवाद, हमको इतना देर तक झेले सुने। नमस्कार, जय हिंद की सेना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।